अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर हम बात करें तो दुनिया भर में मुंह के कैंसर से तकरीबन 1,80,000 अफराद जो हैं वो इससे गुजरते हैं और इसका निशाना बनते हैं। मुंह का कैंसर क्यों होता है, इसकी अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि इसकी अवेयरनेसेस दी जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ कराची शहर की ही बात कर लें तो कराची शहर का एक बहुत बड़ा तबका है जिनमें ज़्यादातर शुमार जो है वो नौजवान नस्ल का होता है, जो कि गुटखा खाती भी है और उनके मुंह में आपको 24 घंटे गुटखा मावा नज़र आएगा भी। और जितने भी हम ये कह लें कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए हैं, जितना भी लोगों को बताया गया है, लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि किस कदर नुकसानात होते हैं अगर आप गुटखा मावा खाते हैं। मुंह का कैंसर किस हद तक जो है वो जानलेवा होता है, किस कदर तकलीफ से आपको गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इलाज की तो एक तहकीक के मुताबिक आलमी अमरीकी डॉलर जो है वो 100 अरब डॉलर जो है वो इसके इलाज पर पूरे साल जो है ख़र्चा आता है, जो लोग जो हैं जाते हैं और अपने मुंह के कैंसर का या दांतों का इलाज जो है वो करा रहे होते हैं। अब अगर हम देखें कराची शहर के ही बड़े सरकारी अस्पतालों को अगर हम देख लें तो हम देखते हैं कि अगर आप जिन्ना चले जाएं, सिविल चले जाएं या जहाँ पर भी मुंह के कैंसर का इलाज होता है वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और जिस तरीके से उनकी हालतें हैं, जिस तरीके से जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जो चेहरे हैं वो हम स्क्रीन्स पर ना सिर्फ दिखाने से कासिर होते हैं बल्कि वो लोग खुद भी पनाह मांग रहे होते हैं और वो यही कोशिश कर रहे होते हैं और वो यही इल्तिजा भी कर रहे होते हैं कि अगर एक बार उनको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी तो वो दोबारा जो है वो इस बीमारी की तरफ नहीं आएंगे। अगर हम देखें 35% तक, एक 35% अगर हम देखें एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जहाँ पर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ दांतों के अमराज में मुब्तला होते हैं, जिसमें आपकी कैविटीज़ होती हैं, जिसमें हमने देखा है आजकल लोग जो हैं उनके दांत गिर रहे होते हैं, कैविटीज़ हो रही होती हैं, लोगों को शदीद मुश्किलात हो रही होती हैं, लोगों को खाना खाने में तकलीफ़ हो रही होती है। दांत जिस हद तक जो है वो लोगों के कमज़ोर हो गए हैं, उसके बाद लोग अगर कुछ अच्छा खाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं। ये सब कुछ है जो कि इन तमाम तर चीज़ों से, गुटखा मावा, छालिया, रजनी, ये सब कुछ खाने से होता है। लेकिन कराची की आवाम जो है वो अभी भी इस बात को मानने से या तो कह लें इनकारी है या वो मानना नहीं चाहती और वो कहते हैं कि एक ऐसा नशा है जिसके खाने के बाद उनका जो दिमाग है वो काम करना शुरू हो जाता है। इसी पर ज़रा आज आवाम की राय लेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहती है और ये जो लोग, ख़ास तौर पर उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो गुटखा मावा खाते हैं, ताकि पता लग सके कि आखिर वो गुटखा मावा क्यों खाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जो गुटखा मावा, छालिया, ये जो बहुत ज़्यादा आम है आजकल नौजवानों में, सबसे पहले बताओ आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? लोगों ने अपना नशे बना लिए इसको आजकल, बस यही वजह है और कुछ भी वजह नहीं है। जो बेच रहा है उसकी रीसेल अच्छी हो रही है, जो खा रहा है वो बस खाने में लगा हुआ, नशे तमाशे समझ के अपने। इससे तो हमने देखा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है ना, जिस तरीके से मुंह का कैंसर हो रहा है, आप कुछ चीज़ खा नहीं सकते हो, मुंह प्रॉपर्ली नहीं खुल रहे होते हैं, तो उसके बावजूद भी ये सब कुछ जानते हुए भी लोग खा रहे होते हैं। भाभी क्या बोल सकते हैं, जैसे सिगरेट के ऊपर एक नल बना हुआ है कि आपका मुंह का कैंसर हो सकता है, उस तरह मावे के ऊपर भी लोगों ने बोला है, लेकिन ये छोड़ते ही नहीं है, खाने वाले खाते रहते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इसकी रोकथाम नहीं हो रही, हर पान वाली दुकान पे, हर खोखे पे मिल रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि इसकी रोकथाम हो तो शायद ही कम हो सके? रोकथाम तो होती है लेकिन बेचने वाले बेच रहे किसी न किसी तरीके से, कोई घरों में से बेच रहा है, कोई कहीं से बेच रहा है, कोई कहीं से बेच रहा है, बेचने वाले बेच रहे हैं। ऐसा है जी। और ये अब चूँकि ज़रा सख्ती हो गई तो लोगों ने अब घर पर बनाना ही जो है वो ये गुड़ के मावे शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो भाई ये जो आपके दोस्त या आप कंपनी में जाते होगे, इर्द गिर्द देखते होगे, कराची मशहूर है कि अगर आप देखेंगे कराची आके ज़िंदगी में पहली बार तो हर बंदे के मुंह में आपको गुटखा मावा नज़र आएगा, तो इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, फ़िलहाल तो कंपनी में अगर मैं जाता हूँ तो कंपनी में अलाउ भी नहीं है और जो स्टाफ है हमारा वो खाता भी नहीं है। बाकी एरिया वगैरह में जाता हूँ मैं तो ज़्यादातर बहुत दिखता है कि मावा वगैरह खा रहे हैं और बहुत मतलब अजीब ही उनकी कंडीशन हुई होती है, मुंह खुल नहीं रहे हैं, दांत गंदे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी मुसलसल उनके जब जाओ तो उनके मुंह में मावा ही भरा हुआ होता है। जैसे अगर कोई दोस्त हो या कोई ऐसा बंदा साथ खड़ा हो के बात कर रहा है जिसके मुंह में गुटखा है, तो कितना अजीब लगता है, कितनी इरिटेशन होती है। हाँ, बहुत अजीब लगता है और जाहिर सी बात है उसको देखते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें छोड़ दो, गलत चीज़ें, लेकिन वो तो मुसलसल उन्होंने आदत बनाई हुई है और खाते ही रहते हैं। क्या कहते हैं, इससे होता है क्या है, मतलब सुकून मिलता है क्या? कौन सी ऐसी टेंशन है जो खत्म होती है? ये तो वही बता सकते हैं जो मावा खाते हैं। हम लोगों ने तो खाया नहीं है ना, कभी नहीं खाया? टेस्ट नहीं कभी टेस्ट नहीं किया मैंने तो मावा। ये तो वही बता सकते हैं जो मावा खाते हैं कि सुकून मिलता है क्या है, जो वो छोड़ते ही नहीं है। हालांकि इतनी ख़राब चीज़ है, गंदगी है, मुंह गंदा हो रहा है उसका,
मुंह खुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खा रहे, तो ये वही बताएगा कि मावा। तो ये जो आपको लगता है कि ये जो गुटखा मावा है, क्योंकि हमने देखा है सिर्फ ये कराची में ज़्यादा है, पाकिस्तान के बाकी शहरों में इस तरीके से नहीं मिलता, तो ये कराची में भी इसकी रोकथाम हो ताकि लोग कम हो, ख़त्म हो ये खाना, क्योंकि अस्पताल तो हमारे भरे में। रोकथाम तो वो तो ये काफ़ी जगह केबिन वगैरह पे तो वैसे खुलेआम मिल रहे थे, लेकिन अब तो केबिन वगैरह में नहीं मिल रहे, लेकिन ना घरों में ये कि कहीं ना कहीं से मिल जाता है मावा ना, लोग बेच रहे हैं इसको। यहाँ पर हम जो हैं वो आम आवाम से बात कर रहे हैं और आम आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। गुटखे मावे पर जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग कर लें, जितनी भी बात कर लें, जितनी भी अवेयरनेस दे दें, जितना भी बता देंगे ये किस हद तक आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, किस हद तक जो है वो इंसान इससे ट्रबल में आ सकता है, और अगर आपको खुदा न ख्वास्ता दांतों का कोई मसला हो जाता है या मुंह का कैंसर हो जाता है तो इसका इलाज जो है वो किस कदर महंगा है, उसके बावजूद भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें नज़र आती है जो कि गुटखा मावा खा रही है। इस कराची शहर में जिस कदर गुटखा मावा बिकता है और लोग खाते हैं, क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल सरासर सबको पता है, अपने पैसे देकर ये जहर खा रहे हैं, अपने हाथों से खरीद रहे हैं। अल्लाह इनको नेक हिदायत है बस। आप खाते हैं? नहीं, मैं पान खाता हूँ बाजी, गुटखा मावा नहीं। तो ये जो गुटखा मावा इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों पर बनाना शुरू हो गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाजी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए फुल टाइम गवर्नमेंट को, क्योंकि ये दूसरे की जान का भी नुकसान है और जो देखने वाले ये अजर उनको भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये जो लोग बना रहे होते हैं या खा रहे होते हैं, इनको क्या अपनी औलाद नज़र नहीं आती, अपनी फैमिली नज़र नहीं आती? क्योंकि जब हम अस्पतालों में जाते हैं इस कदर कंडीशन ख़राब होती है कि इंसान तौबा कर रहा होता है। बेशक ये जो बनाते हैं ना, इसमें ये कोई ऐसी लाग डालते हैं इसके अंदर जो इंसान के खून के अंदर नहीं रम जाती है, तो इसकी तलब आने की वजह से वो लोग मजबूर होकर ख़रीदता है, कोई ऐसा नशा डालते हैं ये लोग। बस इनको का जो रोकथाम है गुटखे मावे की, वो उसको जो है लाजिम बनाना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो गुटखे मावे की लत से जो है वो खुद को महफूज रख सकें। यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं तो ज़रा क्विकली बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तसव्वुर अली। तसव्वुर अली। तसव्वुर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, फारग होता हूँ, नशा करता हूँ। कौन सा नशा करते हैं? 2-3 नशे करता हूँ। कौन कौन से? आइस पीता हूँ, पाउडर पीता हूँ, क्रिस्टल पीता हूँ। कहाँ से मिलता है ये रेक्सल, गोलीमार, जहानाबाद, कायदा। अभी कौन सा नशा किया हुआ है? अभी तो ये टांग टूटा हुआ है, नशा लेने ही नहीं जाता हूँ। तो नशा घर पे डिलीवर नहीं होता? नहीं होता है वो। आप क्या बिरयानी लेने आए हो? बिरयानी लेने आए। मैंने तो सुना है कि अगर आप गुटखा मावा या किसी किस्म का नशा करते हो तो मसालेदार चीज़ें नहीं खा सकते आप। नहीं, खा लेता हूँ। खा लेते हो? क्यों करते हो नशा? नशा टाइम नहीं पास होता, काम काज करो, टाइम पास हो जाएगा। और होता है हमारे लिए। काम काज किया करो ना। इंशाल्लाह काम करेंगे। खास तौर पर नौजवानों की, वो ये गुटखा मावा खाते हैं, इसकी वजह क्या है? आई डोंट नो, हो सकता है कोई मज़ा आता हो, कोई ये नहीं कि कोई रिस्पॉन्स मिलता हो। जैसे हम बिरयानी खाते हैं या बिरयानी रोटी वगैरह कुछ भी खा सकते हो, उसके जैसे हम इंजॉयमेंट करते हैं। हो सकता है मावे में भी कोई इंजॉयमेंट हो, जो लोग खा रहे हैं आराम से खा लें। आपने कभी खाया है गुटखा मावा, छालिया? कभी कभार खाता था, कभी छोड़ दिया, लेकिन जब हालत देखे लोगों की छोड़ दिया आप? कितना अरसा खाया है आपने? मैंने कम से कम 26-27 साल खाया। 27 साल खाया है। क्या नुकसान हुआ उससे? नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया जब लोगों की हालत देखी तो कैंसर ये वो और बीमारियाँ काफ़ी हैं। हमने सुना है कि अगर आप गुटखा मावा खाते हैं तो मुंह में जो है वो जख्म हो जाते हैं। ब्लड कैंसर, मुँह का कैंसर, यही होता है। हाँ, ये तो है। कितना मुंह खुलता है अब? मेरा तो माशाल्लाह पूरा ही मुँह खुलता है, जितना आप जाएँ। हमने देखा है लोग खाना भी खा रहे होते हैं तो प्रॉपर्ली मुंह नहीं खुल रहा होता उनका। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितनी दवा खाया, जब भी खाया, मैंने मिर्ची तेज खाई है, मसाला तेज खाया और जितना हो सका चटपटा खाया। अच्छा, तो ये जिस तरीके से गुटखा मावा आम कराची शहर में बिक रहा है, इस पर क्या कहोगे? इस पर यही कह सकता हूँ, मुल्क में अमल होना चाहिए। मंशियात वगैरह जो भी है, एक तरह कुछ भी हो, गुटखा हो, मंशियात में कोई भी हो, सब बंद होना चाहिए जी, खत्म होना चाहिए। और यही जो है वो इसका इलाज भी है। गुटखा मावा की लत आपको कहाँ से लगी? कोई लत कहाँ से लगती है, कोई खुद ही शौकिया खाना शुरू किया, फिर शौक में इंसान बादाम खा लेता है, शौक में इंसान खाते हैं, वो भी खाते हैं, हमने तो पार्ट टाइम के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, हमने तो सुना है लोग कहते हैं गुटखा मावा हमारे लिए बादाम गिरी है। ऐसे ही है, मतलब कभी बादाम खा लिए, कभी बादाम नहीं मिले, महंगे हो गए हैं, तो अब मावा सस्ता है, मावा खा लेते हैं। बादाम तो सेहत के लिए अच्छा है ना, गुटखे में क्या फवाइद है बताएं?
गुटखा ये है कि आपका बेगम बोलती रहे, आपका मुंह बंद रहता है, कुछ नहीं बोलते, आप सुकून से जिंदगी गुजार जाती है बस, और इससे ज्यादा क्या होता है। जहनी सुकून मिलता है इससे? नहीं, जहनी सुकून क्या है कि जिस तरह लोग सिगरेट पीते हैं इस तरह लोग मावा खाते हैं, अब सिगरेट से क्या जहनी सुकून मिलता है? नहीं, बस वो अब बंदा है कि आदत हुई होती है तो इस तरह वो लोग मावा खाते हैं। तो ये कितना अर्सा हो गया आपको खाते हुए? सिगरेट छोड़ने के लिए मावा खाना शुरू किया था, अब सोच रहा था दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर दूं। कितना अर्सा हो गया आपको? 2-3 साल हुए होंगे, और इससे ज्यादा कितना होगा। आप मुझे बताएं, आपको गुटखा खाने के बाद क्या महसूस हो रहा है कि आपकी सेहत में क्या खराबी आई है? खराबी तो कुछ नहीं आई, बंदा अपना खाना पीना अपनी खुराक सही रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नशा हलाल है। छोड़ने का इरादा है? छूट दे, देखिए रमजान में रोजे रखते हैं, नहीं खाते, पूरा दिन नहीं खाते, अब ये है कि अब क्या नाम है, फ्री होते हैं तो बंदा कुछ नहीं तो मावा खाता रहता है या गुटखा खाता रहता है। जब कुछ नहीं होता करने को तब आप कहते हैं चलो गुटखा का या मावा? हाँ, टाइम पास करने के लिए। मिल जाता है आसानी से? नहीं, आजकल तो बहुत सख्ती हुई है। घर पे बनाते हैं? नहीं, क्यों? घर पे बना रहे होते हैं ना लोग। ऐसा कोई नहीं, इतनी मेहनत नहीं होती, वो बच्चे भी वैसे ही पसंद नहीं करते, तो कभी किसी दोस्त यार से लेके खा लिया, अपना यूज नहीं कर लिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जब भी आप बात करें उन लोगों से, स्पेशली जो कि गुटखा मावा खाते हैं, आपको बड़ा मुनफरिद जवाब उनकी तरफ से जो है वो मिल रहे होते हैं। जिस तरीके से आपके इलाके में गुटखा मावा बिकता है, आपने खाया है कभी? मैंने अपनी ज़िंदगी में छालिया भी नहीं खाई। ये जो इस कदर गुटखा मावा है तुम लोगों के इर्द गिर्द, इससे बताओ क्या असर पड़ता है जहनों पर? जहनों पे तो असर पड़ता है। देखें, अभी आप एक बच्चे के यहाँ पूछो कि मावा कहाँ से मिलता है, उसको भी मालूम होगा कि मावा कहाँ से मिलता है, वो जाएगा आपको बताएगा यहाँ से मिलता है। और अब बड़े लोग खुद लेने नहीं जाते, उनकी जान पहचान वाला बंदा होता है, उसको वो भेजते हैं कि भाई उसको देते हैं मावा, बच्चे को दे देते हैं मावा। उन्हें पता होता है बच्चा भाई मुखबरी नहीं करेगा। ये सब कुछ जो होता है ना, निज़ाम चल रहा होता है, ये गवर्नमेंट मिली हुई होती है इसमें। ये मैं आपको क्लियर करूँ, ये सब पता है मावा कैसे बिकता है कैसे नहीं बिकता। कभी आप कवरेज करना, पुलिस को देखना, पुलिस आपको लेती हुई, खर्चा लेती हुई नज़र आएगी। ये आपको मुंह पे बोलूँगा मैं पुलिस के, क्योंकि मेरे डरने वाली बात नहीं है इसमें। और इससे सबसे बड़ा नुकसान है कैंसर, ठीक है? ये लोगों को पता भी है, हमने देखा भी है, हालतें भी देखी हैं लोगों की, जिस तरीके से मुंह का कैंसर होता है लोगों को, अस्तगफिरुल्लाह, देखने वाला भी नहीं होता वो, उसके बावजूद लोगों की इतनी बड़ी तादाद है जो खा रही है गुटखा मावा। तो ये मैंने काफ़ी लोगों से जो मावा खाते हैं उनसे पूछा, भाई क्यों खाते हो? कहते हैं यार हम ये ना खाएं ना तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, ये माइंड का गेम है। वो अपने माइंड में उन्होंने बिठा लिया है, इसको खाऊंगा तो काम होगा वरना नहीं होगा। भाई आप उसका बायकॉट करोगे तो होगा ना, जो नहीं भी चाहते हैं ना वो भी कर सकते हो आप लोग। ये आप बंदे पे डिपेंड करता है। अब बंदा छोड़ना ही नहीं चाहता, वो तो उसकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है उसको हम मार के खिला रहे हैं, वो खुशी से खाता है भाई। जिस तरीके से लोगों को जो है वो खुलेआम जब मंशियात अवेलेबल होती हैं तो लोग फिर खाते भी हैं, और एक चीज़ जो आपको आसानी से मिल जाती है वो लोग खा भी रहे होते हैं, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि गुटखा मावा ले भी रही है, बिक भी रहा है, खा भी रही है। इसी पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गुटखे मावे के हवाले से, जिस तरीके से खुलेआम कराची शहर में बिकता है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो इसको खाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। तो जो लोग गुटखा मावा खाते हैं उनसे हम बात करके जान रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या सुकून मिलता है इसमें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं चिकन का काम करता हूँ, मुर्गी। तो भाई ये गुटखा मावा रजनी ये सब कुछ खाते हुए कितना टाइम हो गया आप? मेरे को 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल? पहले पान खाता था। तो 2 साल पहले आपने जब ये खाना शुरू किया तो क्यों शुरू किया? बस आदत, पान छोड़ने के चक्कर में ये गुटखा मावा ये रजनी खाने लग गए। इससे बताएं नुकसान आपको क्या हुआ है 2 सालों में? नुकसान पैसे का नुकसान हो रहा है, सेहत का नुकसान हो रहा है। और जिस कदर इसमें सेहत का नुकसान होता है और उसके बाद जितना पैसा लगता है, आपको लगता है कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है वो? नहीं, क्यों नहीं छोड़ते आप लोग? बस आदत लग गई, अभी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, कम करेंगे। आपको लगता नहीं है गुटखा मावा अगर आपके मुंह में हो, आप खाते रहो, आपके दांत खराब होते हैं, मुंह खराब होता है, लोग बात नहीं करना पसंद करते, लोग साथ बैठते नहीं है, ये वाले मसाइल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, तकरीबन सभी खा रहे हैं चुप के। तो आपको लगता है कि ये जो है ये बड़ा नॉर्मल है? मतलब अगर आपके मुंह में गुटखा है और आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो कोई भी इंसान माइंड नहीं करेगा? कराची शहर में तो ये आम है। क्यों आम है? बस ये
हर आदमी खा रहा है, पान भी खा रहा है, गुटखा भी खा रहा है, सब चीज खा रहा है। इतनी आसानी से मिल जाता है आप लोगों को? हाँ हाँ, ये हर जगह से मिल जाता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? ये यहाँ बराबर में से मिल जाएगा आपको। मंगवा दूँ 100 रुपए का आपको? मंगवा के दिखाएं, हम भी देखें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वही 100 रुपए की लेके आ। ठीक है जी, यहाँ पर जिस कदर हम मतलब बता रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में कि जिस कदर आसानी से लोगों को गुटखा मावा मिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप क्या नस्वार खाते हैं? जी, कब से खाना शुरू किया आपने? ये मैं बाहर गया था उस वक्त। कौन से मुल्क गए थे जहाँ नस्वार खाई जाती है? मैं गया था सऊदी, वहाँ सिरकड़ पीता था, सिरकड़ फिर बंद की, फिर ये शुरू। सिगरेट छोड़िए आपने कि महंगी है, फिर आपने कहा नस्वार खाओ। जी, नस्वार खाने से क्या होता है? कुछ नहीं, क्यों खाते हैं? वैसे आदत बन गई। आदत बन गई है। छोड़ने का सोचा है कभी? छोड़ने का सोचा, इतना नहीं रखते, कभी कभार। कभी कभार मिल। ये जो गुटखा मावा है हमारे इर्द गिर्द, इससे मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं छोड़ते गुटखा मावा? ये एक नशा है, नशा जब तक ये करेंगे नहीं, इनके दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, इस वजह से नहीं। जैसे अब ये पोट्री हो गए, ये दूसरे चरस पीते हैं उनके, अब पोट्री को एक टोकन नहीं मिलेगा तो वो तड़पेगा, रोएगा, तो उसको जब मिल जाएगा उसको सुकून आएगा। जी, यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो गुटखा मावा आसानी से लोगों को मिल रहा होता है, और जिस कदर आसानी से लोगों को गुटखा मावा मिल रहा है उसी पर बात हम करें। गुटखा मावा खाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल। अच्छा, गुटखा है अभी हमें दिखा दें। नहीं 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 है, अभी नहीं है तो 2 साल पहले क्यों खाना शुरू किया था? बस लग गया था मुंह को, इसलिए। कैसे लग गया हमें भी बताएं। बस लग गया था, अब क्या बताएं कैसे लग गया था। अच्छा, गुटखा मावा खाने के कोई 2 फायदे बता दें मुझे। नुकसान है, फायदे तो नहीं है। तो नुकसान होने के बावजूद भी खा रहे हैं, मतलब पता भी है इस चीज का। इसमें बस निकोटीन ऐसा डला हुआ है कि वो मुंह को लगा हुआ है, छोड़ नहीं सकते मुंह को। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो अवाम से हम बात कर रहे हैं, और हर अवाम जहाँ पर घूमने वाला हर शख्स है उसकी जेब में आपको कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी मिलेगा जो वो खा रहा होगा या जिसकी वजह से उसका मुंह जो है वो बंद होगा। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करके जानते हैं क्या पता आज के प्रोग्राम के आखिर तक हमें मालूम हो जाए कि गुटखा मावा खाने का जो कोई ना कोई फ़ायदा जो आवाम को होता हो या जो हमारी नौजवान नस्ल को होता हो वो हम जानते हैं। हर इलाके में कराची के जिस कदर लोग गुटखा मावा पान छालियाँ खाते हैं, ये इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, क्या समझता हूँ, ये एक बस लोगों पे नशा फैला हुआ है, खा रहे वो पीछे जाके मोहल्ले में देखे सब मावा गुटखा बिक रहा है। ये क्या घरों में भी बनना शुरू हो गया? अब हर जगह बन रहे हैं घरों में, ये तो कोई नई बात नहीं है, गली गली में बिक रहे हैं। अब ज़रा पीछे की तरफ जाके मोहल्ले में देखें, गली गली घर घर के अंदर बिक रही है। ये लोग मुझे बताएं कि खाते क्यों हैं? क्योंकि जिस कदर अजियत ना की बीमारी है होती है लोगों को, अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं ना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं बंदे को, अपने बंदे को इतना तकलीफ देता हूँ जितना उससे सके, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बंदा खुद अपने आप को ज़्यादा उससे ज़्यादा तकलीफ दे तो फिर उसकी अपनी गलती है ना, उसकी अपनी हम इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है, हमारा दिमाग तब चलता है। ऐसी बात, सुकून तो मिलता है, ठीक है, अगर ना खाए मतलब एक चीज़, अब एक इंसान को आदत लगी हुई, ठीक है, अगर उसको चीज़ ना मिले तो जाहिर सी बात है तो उसको तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, जब वो खाएगा तो उसको सुकून मिलता है। जिस तरीके से अगर आप कराची में ज़्यादातर लोगों को देखें, आप इलाकों में चले जाएं, लोगों के दांत ख़राब हैं, मुंह लाल हुआ होता है, तो इंसान खुद भी थोड़ा सा वो होता है ना कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं, समझे ना, कि उनके जबड़े नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, जबड़े नहीं खुल रहे हैं, समझे ना, तकलीफ रोते हुए, लेकिन बस अब उनको जो अपने आप को खुद तकलीफ देना उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना, अब ना खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं, ठीक है ना, बस अगर मुंह से कहो कि मुंह खोल, डॉक्टर कहते हैं मुंह खोले तो उनका मुंह नहीं खुलता जाता, ठीक है, क्योंकि असल में चबा के चबड़ों में जब जोर पड़ता है तो जाहिर सी बात एक चीज़ वर्क, अब ज़्यादा उसको वर्क करेगा तो वो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अपना काम करना छोड़ देगा। पहले हम देखते थे सिर्फ नौजवान खाते थे, अब हमने देखा है औरतें भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, बूढ़े भी खा रहे हैं, ये तो एक लत लगी हुई है। अब ये चाहिए गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करे तो क्या कर सकते हैं? तो ये क्यों नहीं बंद होता? ये सवाल, ये तो गवर्नमेंट का मसला है, मेरे और आपके कहने से तो नहीं होगा ना। हम तो ये मेरे और आपके कहने से जो है बिल्कुल खत्म नहीं होगा। ये जो गुटखा मावा है इसमें क्या क्या डलता है? पत्ती डलता है, चूना डलता है, राजगुरु डलता है, सब कुछ डलता है। राजगुरु वो क्या होता है? पत्ती होता है। कहाँ से मिलती है? अहमदाबाद के अंदर से।
महमूदाबाद के अंदर से मिल जाती है। हाँ तो ये लोग यहाँ पर घर पर भी बनाते हैं? हाँ, घर पर बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। तुम भी बनाते हो? तो कितने का बेचते हो? मैं नहीं बेचता, मैं सिर्फ बनाता हूँ, आगे सप्लाई करता हूँ। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि ये क्या काम पे किसी ने रखा हुआ है तुम्हें कि रखा हुआ है किसने रखा हुआ है? पाड़े में, बलोच पाड़े में। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना बनाते हो गुटखा मावा? तकरीबन 2000 पैकेट बनाते हो? हाँ, पैकेट बनाते हैं। कितना मिलता है पैसा? उस्ताद को पता होता है, मैं पैसे का मैं ज़्यादा। तो तुम्हें भी तो देते होंगे ना, अब तुम बनाते हो, मेहनत करते हो, तो तुम्हें भी देते हो। मेरे को 2000 रुपये देते हैं बस। 2000 रुपए एक दिन का? एक दिन का 2000 रुपया एक दिन का, ठीक है जी। तो ये तुम जब तुम बना लेते हो 2000 पैकेट, फिर क्या सप्लाई कहाँ करते हो? ये पान की दुकानों पे? एक यहाँ पर पान का दुकान है, उधर देते हैं, और एक उधर गुज्जर चौक में जाते हैं, उधर देते हैं, और फिर अपने गली में बेचते हैं। खुद ही घर के बाहर बैठ के बेच रहे हो? सही है। ऐसे बेच रहे होते हो? तो ये मुझे बताओ, पता कैसे चला तुम्हें कि ये वाला काम करना है? मैं सीखा किससे? खुद सीखा हूँ। अच्छा, खाते भी हो आप? 2000 रोजाना बनाते हो तो खाते भी होगे? खाता नहीं। खुद नहीं खाते हो? क्यों? हाँ, क्यों नहीं खाते हो? सिर्फ चालिया खाता हूँ बस। उम्र क्या है तुम्हारी वैसे? 16। तो पढ़ाई लिखाई नहीं? वजह क्या है? वजह यही है, मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। बस ठीक है, काम लगा हुआ है। अभी मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक दिन के 2000 रुपए आ जाते हैं, और क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खा रहे हो? चालिया। छालिया। अच्छा, ये मुझे बताओ, ये जो गुटखा मावा है, इसमें क्या क्या डलता है? छालिया, पत्ती, तम्बाकू, चूना, ये सब डलता है। तो ये तुम कब से खा रहे हो? 3-4 महीने हुए। तो उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल है। तो ये काम वाम करते हो जैसे तुम्हारा दोस्त काम करता है? हाँ, पेंचर का काम करता हूँ अभी। उस वाला काम नहीं करते हो, गुटखा मावा बनाने वाला? बनाता नहीं, बस खरीद के खाता हूँ। खरीद के खाते हो? पैसे कहाँ से आते हैं? काम करता हूँ अपना। अच्छा, अपना ही काम करते हो, तो फिर जो पैसे आते हैं उससे गुटखा मावा ले लेते हो? कभी कभी एक ले लेते हैं, वरना ग्राहक आते रहते, उनसे खाते रहते। थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहते हो, भाई भाई बन जाते हो? हाँ। घर में और कौन खाता है? खाली मैं ही खाता हूँ। अब्बू हैं? अब्बू हैं, वो नहीं खाते। उन्हें मना किया है कभी? अब्बू को पता ही नहीं। अब्बू को क्यों नहीं पता चलता? देखो, मुंह भरा हुआ हो या दांत खराब हो तो पता चल ही जाता है। वो घर पे जाके मैं नहीं खाता ना, फिर यहीं खा लेता हूँ, गली में बैठ के खा लेता हूँ, घर जाके नहीं खाता। तो ये तुम्हें आदत लगी कहाँ से? दोस्त खाते थे, दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा खाते थे। शुरू में खाए, चक्कर आया, दूसरी दफा खाए, सेट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता आदत लग जाती है। तो अभी तुमने सोचा है कि इससे नुकसान कितना होता है? मुंह नहीं खुलता, कुछ खा नहीं सकते हो? कान तो होता है, मगर छोड़ते हैं तो सर में दर्द सा होता है, फिर खाना पड़ता चाय वाय पी लिया करो। है। मावे से ही खत्म होता है ना। टेक्निकल दर्द है जो सिर्फ मावे से खत्म होता है? जी। ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के, 15-15 साल के, जिनके हवाले से जो है वो हमारे मुल्क में कवानीन बने हुए हैं कि इनसे जो है वो आप काम नहीं करा सकते हो। ये चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आता है। उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद जो कि स्कूल से बाहर है, जो कि एक इल्लीगल काम जिसको हम कह सकते हैं, गुटखा मावा बनाना, और उसके बाद उसकी तरसील छोटे छोटे बच्चों से किस तरीके से कराई जाती है, किस तरीके से लोग इसको बेचते हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें ये खाती भी नज़र आती है। उसके बाद बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि हमें नज़र आती है। कराची का इलाका है ये, और कराची का हर छोटा बड़ा इलाका आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की नज़र आएगी जिनके मुंह में हर वक्त जो है वो आपको पान, गुटखा या छालियाँ नज़र आएगी। और साथ ही साथ कराची की हर दीवार आपको रंगी भी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपको इन्हीं की पीकें जो है नज़र आती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। मावा आप खाते हैं, कितना अरसा हो गया? मान को तकरीबन 5-6 साल हुआ। 5-6 साल हो गए। आदत कैसे पड़ी? और से लोग खा रहे, हम भी खाना शुरू कर दिए। कैसा टेस्ट होता है इसका? ये कड़वापन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। कड़वापन होता है? हाँ, कड़वापन तो कोई भी नहीं खाता। तो खाते जैसे नस्वार कड़वा है नहीं, तो आदत हो गया उनके भी। अच्छा, तो एक दिन में कितना गुटखा मावा खा लेते लेते हैं? एक ही? और कितनी देर होता है, मतलब कितनी देर अगर आपने लिया है तो कितनी देर मुंह में रखना होता है? तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट। 15 से 10 मिनट। इससे मुझे पता है सुकून क्या मिलता है? दिमाग सुकून हो जाता है। ज़्यादा दिमाग काम करता है या बिल्कुल? दिमाग काम करता है, अगर ये खाए नहीं दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छा, मुझे बताएं
इससे हमने देखा है मुंह की बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, दांत खराब होते हैं और दांतों का इलाज होता भी बहुत महंगा है। ये तो बीमारी तो खैर अल्लाह की तरफ से हो जाता है, ये तो बस इंसान में मौत आती है, मौत का इलाज है नहीं है। तो तकलीफ से गुजरना पड़ता है, मुंह का कैंसर हो जाता है लोगों को। बीमारी को आना वो आ जाएगा, वो गुटके मावे का कोई ताल्लुक नहीं है, बस उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंसान का अपना ऊपर है, वे में हो। आपने कभी सोचा है कि मैं इसको छोड़ दूं? कोशिश कर रहे हैं छोड़ने का, दांत तो हमारे बिल्कुल नहीं, खाना नहीं खाते हम लोग। दांत इससे कमजोर होते हैं? जी जी जी, दांत कमजोर होते क्या है ऐसा जो नहीं खा सकते आप? बोटियां खा सकते हैं? हैं। रोटी खाना नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल हो जाता, फिर क्या करते हैं? फिर क्या कर रहे हो जाते दही लेके। मावा खाना है, मावे के साथ आप खाना तो खा नहीं सकते, दही खा ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जो लोग गुटखा मावा खाते हैं, आप भी खाते हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खाना नहीं चाहिए तो अच्छी बात है। कब खराब हुए तुम्हारे दांत? ये मेरे समझो 3 साल से। 3 साल से? तो आहिस्ता आहिस्ता खराब हुए हैं या एक ही बार खराब हुए? आस्ता आस्ता हुए, जैसे रेगुलर खाते रहो, बीच में 1 हफ्ता बुर्श वगैरह नहीं करो, उसमें होते हैं कि अगर हम 1 हफ्ते के अंदर रोजाना बुर्श वगैरह करते रहें, सफाई करते रहें तो साफ रहेंगे। साफ रहेंगे। तो तुम क्या ब्रश नहीं करते? बुर्श वगैरह करता हूँ, हफ्ते बाद करता हूँ। और ये जो है ना कि जैसे हाथ पे कट्टा वगैरह किसी चीज़ पे लग जाता है तो इस तरह ही पक्के होते गए। अभी ये तेजाब वगैरह या जैसे मशीन से साफ करवाने से। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो गुटखा मावा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें पत्ती, चूना और मलाई पाउडर बस, और चालिया होती है। बस यही होता है? वो जो हम सुनते हैं कि वो शीशा क्रश किया हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो खाली कहने की बातें होती हैं। ऐसा होता है? नहीं, वो ये जैसे कंपनी वगैरह कोई बनाती हो, वो जैसे पहले बनता था मावा वगैरह, तो वो बनाते थे, इसमें ऐसा कोई डालते थे, जैसे कोई पाउडर वगैरह डाल दिया, अफीम वगैरह डाल दी कि इनको लत पड़े। हर कोई अभी जब से शक्ति हुई है, हर कोई अपना बनाता है, घर के बनाता है, साफ सुथरा। घर पे बना लेते हो? कितना टाइम लगता है घर पे मावा बनाने में? आधे से पौना घंटा। कितने पैकेट बन जाते हैं? बस जितना 100 रुपए की चालियाँ ले लो, अपने दिन का एक हिसाब का बन जाता है। तुम कितना मावा खाते हो? 200 रुपए की चालिया का रोजाना का। तो ये अगर हम देखें, सुबह तुम 10 बजे अगर उठ गए तो कितनी देर तक, कितने घंटे तुम्हारे मुंह में मावा होता है? जैसे एक पूरा मैंने डाली है, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है वो। इतना समझो 200 की चालियाँ 12 घंटे 13 घंटे चलती है। मुंह में होता है हमेशा? हमेशा नहीं, कि रेगुलर छोड़ना भी बीच में पड़ता है। छोड़ना ही पड़ता है। कब छोड़ते हो? अगर किसी शादी वादी में जाना हो किसी की, तो फिर? वो पोटकी हो, मावा तो लाजमी है, जिसको खाना है ना वो खाता रहता है। किसी की फौतगी में भी जाते हो तो मावा रख के? ढेर सी बात है। फौतगी में रहोगे कैसे, बात कैसे करोगे जब मुंह पे मन में मावा होगा? तो ढेर सी बात है कि जब मुंह थोड़ा सा खाली कर लेंगे, थोड़ा सा खाली कर दो तो छोड़ने का इरादा है? इंशाल्लाह आस्ता आस्ता टूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा। इस इलाके में हमने देखा है कि गुटखा मावा लोग बहुत बड़ी तादाद में खाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो गुटखा मावा खाता है तो नहीं है, आपका कजन था जिससे हम अभी बात कर रहे थे, तो बुरा नहीं लगता? नहीं बुरा लगता है, फिर भी मना करता हूँ, फिर भी खा लेते हैं। तो तुम्हें नहीं आता? तो ये देखो, तुम्हारा कजन भी है, दोस्त भी है, छालियाँ खाता हूँ। जो लोग गुटखा मावा खाते हैं इनको क्या मसाइल होते हैं? ये तो भी इनकी फीलिंग होगी ना, जैसे देखने में भी बहुत अजीब लग रहा होता है ना, दांत भी खराब है, बात भी नहीं होती। ये गंदे लोग सब, इनको क्या बोल सकते हैं? मना नहीं करते हो? मना करता हूँ, अभी क्या करूँ। ये जो लोग गुटखा मावा खाते हैं उनको क्या मैसेज दोगे? अल्लाह करे ये छोड़ दे। हाँ। अच्छा, खानदान में या आगे पीछे कहीं आपने किसी को देखा है जिसको गुटखा मावा खाने से जो है वो कैंसर वगैरह हुआ हो? नहीं। ठीक है जी, यहाँ पर जो चंद मजीद लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा हम बात करते हैं। गुटखा मावा मिल जाता है आसानी से इतनी? अब सब है, सब। तो ये रोकता नहीं है कोई? नहीं। हर बंदा हमने देखा है दूसरा खा रहा होता है। आपके घर में कोई खाता है? जी बिल्कुल। कौन कौन खाता है? हमारे अलावा सब खाते हैं। हमारे अब्बू खाते हैं, तुम्हारी फैमिली के अलावा सब खाते हैं? हाँ, छोटे बच्चे भी खा रहे होते हैं? सब। क्या खाते हैं? मैं चालिया। चालिया खाते हो? चालिया आसानी से मिल जाती है? हाँ, वो तो ये रहा दुकान है। सर जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो गुटखा मावा आजकल हमने देखा है हर दूसरा नौजवान जो है वो उसके मुंह में गुटखा होता है, क्यों? बस ये बहुत बुरी चीज़ है, कैंसर का इससे जो है ना तशखीस जो है कैंसर इसी की वजह से होता है। इसको नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। हमारी नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। तो ये जो लोग खा रहे हैं, अब ये तो बहुत बेसिक बात है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस दे दी है कि इससे कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, लोग उसके बावजूद भी नहीं हटते, क्यों? बस इनको अब अल्लाह ही हिदायत दे, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं। आप जिस तरीके से ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं मीडिया पे, इन नौजवानों को ये चीज़ बताएं ताकि ये लोग इस चीज़ से हट जाएं।
लगता है हटेंगे, क्योंकि लगता नहीं है? बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये कहाँ से लग गया गुटखा मावा हमारे नौजवानों को? ये मेरा ख्याल है इंडिया की पैदावार है जो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में लोग ओरल हाइजीन को सीरियसली लेते हैं। किस तरीके से आपको नज़र आता है कि कराची शहर में हर दूसरा नौजवान, हर दूसरा बच्चा जो है वो आपको नज़र आता है जिसके आपको दांत लाल नज़र आते हैं, पीले नज़र आते हैं। और जिस तरीके से लोगों की इससे ना सिर्फ आप ये देख लें कि बीमारियाँ बढ़ती हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि लोगों को बाद में जाके जब इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है उस वक्त उसको ट्रीट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन खान, जो कि डेंटल सर्जन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कहेगा कि हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से ओरल हाइजीन को सीरियसली लिया जाता है, आपको लगता है कि वो बिल्कुल तरीका सही है या हमें ज़रा आगे बढ़ना चाहिए अब? अच्छा, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि सीरियसली लिया नहीं जाता। सरकास्टिक था। ओके, सरकास्टिक था, ठीक है। हमारी जो आवाम है ना, उनको तंज शायद इतना अच्छा हजम नहीं होता, तो इसलिए हम क्लियर करेंगे कि मसूड़ों की सेहत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी दिल की सेहत इम्पोर्टेंट है। मुंह की सेहत पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की जाती है या जनरल हेल्थ की। ये कम्प्लीटली लिंक्ड है हमारी जनरल सेहत के साथ। अगर मुंह की सेहत ठीक नहीं होगी तो दिल के अमराज होंगे, दिमागी मसले होंगे, जिस्म में और मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। रिसर्च ये कहती है कि अगर मसूड़ों का मसला हो तो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो तो मसूड़ों के चांसेस ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर मसूड़ों की सेहत ठीक ना हो तो दिल के अमराज भी होने के चांसेस होते हैं, जिसमें से एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और इस्कीमिक डिजीज़ जिसको कहते हैं। इसी तरीके से स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। मसूड़े और दांत अगर ख़राब हों तो हमारी सेल्फ इस्टीम कम होना शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, राइट। तो इसकी वजह से दिमागी मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली इंटरलिंक्ड है। इसीलिए हम डिफरेंट चैनल्स पे आके तबलीग ये करते हैं कि मसूड़ों और दांतों का ख्याल रखा जाए और डेंटिस्ट के पास 6 महीने में एक दफ़ा विज़िट किया जाए और 6 महीने में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवाई जाए। लेट मी रिपीट वन थिंग कि दांतों की सफाई से दांत कमज़ोर नहीं होते, ठीक है। कमज़ोर आप करके लाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कमज़ोर दांतों से उन गंदगी को हटाया जाए ताकि उनमें फिर से एक जान पैदा हो और फिर अगर कुछ रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो वो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर हम नॉर्मली देखें, जिस कदर हम कराची शहर की ख़ास तौर पर बात करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ गुटखा मावा आम है, हर दूसरा बंदा कुछ नहीं करता, वो छालिया खाता है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या हम ख़वातीन की बात कर लें या बुज़ुर्गों की बात कर लें। ये किस कदर आपकी कह लें कि ओरल हेल्थ को मुतासर करते हैं, तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, और इसका कोई कमबैक है? इसका कमबैक देखें, एक तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जैसे ड्रग एडिक्ट्स को डाला जाता है, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है, उनके एनवायरनमेंट को समझा जाता है। अगर हम किसी छालिया वाले को ये कहेंगे, खाना वाले को जो कि एडिक्ट होगा, कि तुम ये बंद कर दो, तो दैट्स अ रॉन्ग। वो खातून या वो मर्द क्यों इसमें इन्वॉल्व है, हमें उसमें समझना है। अब ज़्यादातर अगर हम रिसर्च को देखें तो वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि घरों में काम करते हैं या हमारे ड्राइवर हजरात हैं या कि जो मजदूरी में होते हैं, तो वो इंगेज रहना चाहते हैं ड्यूरिंग दैट स्ट्रेसफुल वर्क इस चीज़ में। तो अब हमें उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ को समझना है। दूसरा, ये चीज़ इसलिए ज़्यादा कॉमन है कराची में क्योंकि सस्ती है। अगर हम इस पर बैंड लगा दें तो वो भी सही तरीका नहीं है। तो हम किसी के मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, या इसे एक्सपेंसिव कर दिया जाए, एक तरीका ये होता है। दूसरा, या फिर इन लोगों के साथ बैठा जाए, इनको अवेयरनेस दी जाए। अब जैसे हम अपने क्लिनिक्स में वीडियोस चलाते हैं कैंसर के पेशेंट्स की, उनकी लाइफ स्टोरीज चलाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि 18-19 साल में 4 साल छालिया खाई है और मुंह खुलना उनका बंद हो गया। अगर हम ऐसी स्टोरीज उनको दिखाना शुरू करें, मुंह खुलना बंद इज़ अ फर्स्ट स्टेज। उसके बाद मसाले लगना शुरू हो जाते हैं, मसाले, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो जाती है, राइट। फिर इसका जो ऑपरेशन होता है वो 7 से 8 लाख रुपए का है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और उस ऑपरेशन करवाने के बाद भी 5 से 6 साल की प्रोग्नोसिस दी जाती है, यानी कि आप उसके बाद भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे
ये भी श्योर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात करें ना, अक्सर हमने गुटखा मावा के पेशेंट्स को देखा है कि उनका मुंह नहीं खुल रहा होता, या हम लोग देख रहे होते हैं कि वो उस तरीके से जो है वो बात नहीं कर पा रहे होते, या उनके दांत जिस कदर ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये उनका इलाज किस तरीके से मुमकिन है, क्योंकि अगर आपका एक दफ़ा मुँह खुलना बंद हो जाए तो उसमें कितना टाइम दरकार है कि दोबारा से आप अपनी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ जैसा कि जो गुटखा मावा खाने वाले लोग हैं उनको सबसे पहला तरीका जो एक अगर मैं मेडिकल या फिर डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उनके दांत साफ करना है। अब ये जगह साफ नज़र आ रही है आपको, मैंने यहाँ कचरा फेंक दिया, आप भी आके फेंक देंगे, राइट, कि गंदी जगह फेंको लो, ऐसा ही है। तो जब गंदे दांत होते हैं ना तो हम कोई भी ऐसी गंदी चीज़ खाते हुए कतराते नहीं, तो गंदे ही हैं और गंदे हो जाएंगे, ऐसा ही है। जैसे ही से साफ हुए तो लोगों ने इन चीज़ों से दूर रहना है। यार अब मेरे दांत बड़ी मुश्किल से साफ हुए, अब मैंने कोई गंदी चीज़ नहीं खाई कि जिससे मुंह खुलवा, जैसे कि आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं और हम वो रोज़ाना एक ऐड करते जाते हैं। जैसे कि आज अगर 5 स्टिक्स मुंह में जा रही हैं तो कल हम 6ठी स्टिक ऐड करेंगे, 7वीं स्टिक, इस तरीके से जितनी स्टिक्स ऐड होती जाएंगी इतना मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, अगर फाइब्रोसिस हो जाए बहुत सख्त किस्म की तो फिर उसको ऑब्वियसली काट के उसको ठीक करना, उसको एक्सरसाइज करना होता है, उसको फिर एक सर्जिकल इसका एक। अगर वो फैल जाए, लिम्फ नोड्स तक जाए तो फिर तो मैक्स वैक्स हमारे सर्जन्स जो है ना वो सर्जरी करते हैं और फिर उसको मैंने आपको खर्चा बताया, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है। फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जन को वो काटी हुई चीज़ को यहाँ से गोश्त निकाल के टांगों से उसको ठीक करना पड़ता है। तो दैट्स अ लॉन्ग थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमने गुटखा मावा की भी बात कर ली, अगर हम देखें एक नॉर्मल जो आपकी रूटीन होती है जो होनी चाहिए फॉर योर ओरल हाइजीन, कितने साल का बच्चा है उसको हमने जो है वो दांत ब्रश करने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा दफ़ा दिन में दांत ब्रश करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने दांतों को कमज़ोर कर रहे हैं। देखें, दांत ज़िंदगी में 2 दफ़ा अल्लाह ने दिए हैं। एक 6ठे महीने में हमें पहला दांत आता है जो कि 2.5 साल तक निकल जाते हैं। उसके बाद पहला दांत अपना परमानेंट जो दांत है वो आता है 5.5 साल में, जो कि परमानेंट मोलर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इंसाइजर्स आते हैं परमानेंट। तो अल्लाह ने जब एक ऐसी नेमत हमें ज़िंदगी में 70 साल 80 साल जो हमारी मोर्टेलिटी है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, बाहर वेस्ट में ज़्यादा है, तो अगर 2 दफ़ा कोई नेमत दी है तो उसका ख्याल उसी तरीके से रखना है। अब बचपन में ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जैसे ही उसके दूध के दांत निकलना शुरू हो तो मलमल के कपड़ों से दांत साफ करने, और द मोमेंट बच्चा चीज़ें कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दे माँ के साथ तो फिर उसको सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग टेक्निक सिखाना शुरू करनी है। तब तक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके जो खाने फंस रहे हैं उसको निकाला जाए। एक तो ये। दूसरा, डेंटिस्ट के पास जाने का ट्रेंड बचपन से ही बच्चों के दिमाग में डालना है। इस तरीके से हमारे घर में वैल्यूज़ हैं कि भाई साथ बैठ के सबने खाना खाना है, बड़े आएंगे तो हम उठेंगे, ये भी एक वैल्यू का हिस्सा है मुंह की। जैसे कि इस्लाम में भी है कि आपने मसवाक, स्पेशली ओरल हेल्थ की बात है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपने मसवाक करना है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं फ़र्ज करता है इसको। तो इसी तरीके से यह है कि आपने मसवाक यूज़ करना है, और इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुंह की सेहत की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो बच्चों को ये चीज़ का बताना है शुरू से। तो उसके बाद जब अगर बच्चों का एक आदत बन गई डेंटिस्ट के पास जाने की तो इट विल कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो आपने 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके साल में एक दफ़ा मसूड़ों की और दांतों की सफाई करवानी है। अच्छा, लास्ट में भी बताइएगा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये बात भी करते हैं कि अगर हम देखें तमाम तर, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट हो, लेकिन लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हमने देखा है वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं वो पाकिस्तान से बाहर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते। अच्छा, इससे मैं अपने एक नए मैं थोड़ा सा टॉपिक को ट्विस्ट करते हुए, डेंटिस्ट एक्सपेंसिव इसलिए हैं क्योंकि हम 2 से 2.5 करोड़ रुपए दे के इस लेवल तक आके पहुंचते हैं। सिर्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करते। हमें अगर क्लिनिक बनाना है या फिर कुछ सामान ख़रीदना है तो वो भी बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और किसी स्टरलाइज एनवायरनमेंट में जहाँ हम मरीज़ को ट्रीट करते हैं तो वो स्टरलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। अगर आप किसी नीम हकीम के पास जाएं तो वो एक सामान दूसरे मरीज़ पे यूज़ कर देता है। लेकिन अगर हम उसको स्टरलाइज करने जाएंगे तो हमें एक B क्लास ऑटोक्लेव मशीन चाहिए होगा। एक अच्छा AC कंडीशनर पे हमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसका बिजली का बिल देना है, राइट। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से कर आना है तो उसकी पढ़ाई के पैसे देना है। तो वो सब कंपाउंड फैक्टर्स जब हम शामिल करते हैं तो वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है।
और मैंने एक चीज़ हमेशा कही है कि डेंटिस्ट्री महंगी होती है और अच्छी होती है, सस्ती और अच्छी डेंटिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि हमारे जितने वो डेंटिस्ट जो कि घरों में बैठे हुए हैं और जो कि होपलेस होके बैठे हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। तो हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया डेंटिस्तान के नाम से, जिसमें हमारा विज़न ये है कि हम उन डेंटिस्टों को बाहर निकालेंगे और उनको क्लिनिक्स खोल के देंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि जो नीम हकीम हैं स्लैश क्वैक्स जो बैठे हुए हैं, उनकी तादाद में कमी आएगी। जब वो देखेंगे कि क्लिनिक्स खुल रहे हैं और यंग डेंटिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और ओरल हेल्थ प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान में जो है ना डेंटल हाइजीन पर बड़ा काम होगा। और मेरी कोशिश ये है कि हम इसको पॉलिसी लेवल पे लेके जाएं, पाकिस्तान लेवल पे लेके जाएं। दूसरी ये कि उनकी ट्रेनिंग्स जो कि बहुत महंगी होती हैं, जिसके लिए हमें पढ़ाई के बाद भी, प्री ग्रेजुएशन के बाद भी पैसा लगाना होता है, उसके लिए हम उनको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करें। तीसरी है कि उनकी ट्रेनिंग्स जिन डेंटिस्टों से उनको मैसर नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत महंगे हैं या फिर वो अपने पास नहीं रखते कुछ डेंटिस्टों को, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपने इनको रखना है, इनको ट्रेन करना है, ताकि आगे जाके अपना क्लिनिक खोल सके। एक तो इससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी डेंटिस्ट्री में, नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी, और लार्ज लेवल पे अगर हम हॉलिस्टिकली बात करें तो पाकिस्तान में मुंह की सेहत बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली हुसैन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे और ओरल हाइजीन पर हम बात कर रहे थे। कराची में अगर हम देखें तो हर दूसरा शहरी हमें नज़र आता है जिसके दांत हमें लाल नज़र आते हैं। कराची में ना सिर्फ दांत बल्कि आपको कराची की हर दीवार भी लाल नज़र आती है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि गुटखा, पान, छालिया, मावा, इसका जो है जिस तरीके से जिस तवातुर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जो है वह जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हर सतह पर इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जिस तरीके से हम अपनी बाकी चीज़ों में अवेयरनेस ला रहे हैं, उसी तरीके से हमने अपनी ओरल हाइजीन पर भी काम करना है और हमने कोशिश करनी है कि तमाम तर चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, हमारे मुंह के लिए, हमारे दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, उन सबको हम पढ़ें भी, उससे अवेयर भी हों, और जहाँ पर 4 पैसे लगकर चीज़ बेहतर हो रही है वहाँ पर जाकर चीज़ को बेहतर भी कराया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।